गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, प्रणाम, वणक्कम एंड जय हिंद। आज हम जा रहे हैं इनटू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इस सफर में हमारा जो लीडर है जनरल केजे सिंह। सो लेट्स फर्स्ट वेलकम और लीडर। सर, गुड Thank, इवनिंग and welcome to Gana Shot once again. And we look forward to taking all of us into Siliguri corridor. thank you, Jan Shankar. I was lucky to serve in that area, and मुझे ऐसा भी मौका मिला कि जो मेरा वॉर गेम था उसमें ईस्टर्न कमांड ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जो कि ऑपरेशनली तो लॉजिकल नहीं था, पर उन्होंने सोचा कि अगर मान लो चीन जामफेरी के रास्ते और जल ढाका होते हुए किटापसी के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एंट्री ले लेता है, हालांकि लॉजिस्टिक्स तो अभी भी वो अलाउ नहीं करती ऑप्शन, पर उन्होंने कहा कि कुछ एयरबोन का इस्तेमाल करके कुछ और जो मेरे अर्ली वार्निंग ट्रूप्स थे उनको बोल दिया कि भाई वो सोते रह गए, वो पहुंच नहीं सके। मेरे हाथ मतलब और पैर दोनों ही बांध के चीनियों को वो अंदर लाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको रोक सके और अब तो स्थिति और भी अच्छी है। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों को ये भरोसा जरूर दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की फौजें तैयार हैं, तत्पर हैं, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक जरूर है, लेकिन इस मुर्गी की या मुर्गे की गर्दन चीनी बड़ा आसानी से strong। नहीं दबा सकती। इस Right. भावना के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। Yeah. I, आपने बहुत सही फरमाया है। मैं अपना शब्द जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं एक दो चीज बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम एक्चुअल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जाएं। जनरल केजे सिंह तो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या कर रहे हैं? वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इसीलिए उनको बुलाया क्योंकि ये वहां के कोर कमांडर थे और वो इनके बॉस थे उधर। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में? अभी हाल ही में बात कर रहा था। मैं एक छोटा सा कैप्टन था जब पहले पहले बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर में गया था। राइट। और उन दिनों में हम मैं सबसे काफी पहले जुड़ते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट गया था सेवक में, राइट, ट्रेन सेवक में। लाने के लिए, ट्रेन लाने के लिए तेल, तेल के, हमारा इंडिपेंडेंस कौन उधर से मूव कर रहा था। हाँ, कुछ वो ही दिन रहा था, बागडोगरा से। एक महीना रहा था उस टाइम पे सिर्फ। और उन दिनों में बिजली भी नहीं हुआ करती थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। जब हम वहां गए थे अपने यूनिट में, उन्होंने तब हमें पता चला कि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। और आज 50 साल के बाद वो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और बढ़ गया है। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वल्नरेबल है। सबसे पहली बात, जैसे जनरल केजे सिंह ने बताया, ये कभी वल्नरेबल नहीं थी और ना ही रहेगा। ये मेरे को पूरा यकीन है। पर इसको समझने के लिए इसमें क्या क्या है, क्योंकि इसके चार, मेरे ख्याल में, एक, दिस इज वन पीस ऑफ लैंड वेयर देयर आर फोर नेबरिंग कंट्रीज, फोर फॉरेन कंट्रीज। और सब क्या है कि आर्टिलरी रेंज में है। और एक कंट्री से आप आर्टिलरी फायर करोगे तो तीसरा कंट्री में जाएगा और इसके बीच में इंडिया है। तो ये इतना कंस्ट्रक्टेड एरिया है। इसके अंदर काफी देर आर ऑल सोशल कल्चरल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, लाइक Gorkha land thing, and lot of other things, which I leave it to General KJ Singh to come and talk of. So there, it's a very interesting piece of land, and it's a very strategic and piece of land which we have to understand, right? So आज मैं I'll request General KJ Singh to take over and just tell us ये मुर्गी का गर्दन कितना टफ है। Over to you, sir. देखिए, ऐसा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंगाल का एक हिस्सा है। अगर हम बंगाल को समझने की कोशिश करें तो बंगाल भी दो भाग में है। एक साउथ बंगाल है जिधर कलकत्ता और ये सब है, कलकत्ता वगैरह, कोलकाता, और एक नॉर्थ बंगाल है। नॉर्थ बंगाल का जो हेडक्वार्टर है वो सिलीगुड़ी है, और बंगाल की कैबिनेट में नॉर्थ बंगाल का एक मिनिस्टर होता है। वहां पर एक रीजनल हेडक्वार्टर है,
उस हेडक्वार्टर में लगभग वो सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि कलकत्ता में भी। तो नॉर्थ बंगाल और आजकल क्योंकि हमारी रूलिंग पार्टी ने कोशिश की बंगाल में टीएमसी को हटाने की, अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट वहां पर यह भी चल रहा है कि नॉर्थ बंगाल को अलग किया जाए, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी का नॉर्थ बंगाल में ज्यादा होल्ड है, साउथ में बिल्कुल नहीं है। तो एक ऐसी फीलिंग भी है, जैसे कि आपने देखा होगा एनडीएमसी को 4 भागों में तोड़ा गया, फिर जोड़ लिया गया। इस तरह की भी बातचीत हो रही है, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो एक फौजी के लिहाज से आता हूं, 200 किलोमीटर का इलाका, 200 किलोमीटर का लंबाई को अगर लें, चौड़ाई में ये किसी जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 17 किलोमीटर, मतलब पश्चिम की तरफ जिधर नेपाल का बॉर्डर लगता है उस तरफ, वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि 17, कुछ कहते हैं 27, लेकिन 22 किलोमीटर जैसा कि इस नक्शे पे दिखाया गया है स्थापित है कि 22 किलोमीटर है। और ऐसे इलाके में ना यहाँ पे नदियां जमीन काट देती हैं, नदियां अपना कोर्स बदल देती हैं, तो ये लगभग ही लेना ठीक होगा। और अगर हम पूर्व की तरफ जाएं जहां पर भूटान है, तो वहां पर ये 60 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर चौड़ा है। तो 22 से 60 ले लें, लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में आता है। और ये इसमें बहुत जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट। ये यहाँ से एलिफेंट कॉरिडोर से जो ट्रेनें चलती हैं वो भी एलिफेंट्स का ध्यान रखती है। और इसके अंदर रेल लिंक है, 2 रेल लिंक है यहाँ से, जो कि सामरिक स्ट्रेटेजिक दृष्टि से या उस लिहाज से बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 8 स्टेट्स को जोड़ता है, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। सिक्किम से लेकर सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इससे जुड़ते हैं। और उसके अलावा जो नदन बांग्लादेश है, जो कि ईस्टर्न नेपाल है, जो कि भूटान है, इसके अंदर जितना भी सामान जाता है उसमें से 60-70% की ट्रेडिंग सिलीगुड़ी में होती है। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर भी है जो मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, ट्रेडिंग, टी, इन सब चीजों के लिए बहुत ही अहम है। मतलब भूटान की सारी रॉयल फैमिली दार्जिलिंग में पढ़ती है। नेपाल की अच्छी फैमिली के बच्चे दार्जिलिंग के स्कूल में, डॉक्टर ग्राहम सोम और ऐसे स्कूलों में आके पढ़ते। और बांग्लादेश के जितने भी सीरियस पेशेंट्स हैं वो सिलीगुड़ी में आके इलाज कराते हैं। वहाँ डॉक्टर चांद का हॉस्पिटल है, चाइनीज ओरिजिन के डॉक्टर हैं, इंडिया में बसे हुए हैं बहुत सालों से, बहुत सदियों से, मतलब भगवान की फैमिली है, उनका हॉस्पिटल, सब वहीं जाते हैं। तो ये तो, और यहाँ पर टिम्बर, टी, कल्टीवेशन भी होती है बहुत ज्यादा। नदियां बहुत है यहाँ पर, तीस्ता है, महानंदा है, तोरसा आती है, तो बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर। और एक चीज और है कि यहाँ पर हमारी फौज की बहुत सारी इंस्टॉलेशंस है। मतलब आपने बागडोगरा सुना होगा, बागडोगरा एक मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस है और वहां पर सिविल एयरपोर्ट भी है। आपने हाशीमाड़ा भी सुना होगा, हाशीमाड़ा में हमारे अभी राफेल को वहां पे लगाया गया। तो हाशीमाड़ा भूटान के साथ एकदम टच होता है शहर है। और भूटान में जाने के लिए जो जयगांव और फुनशिलोंग है, जयगांव हमारी तरफ है, फुनशिलोंग भूटान की तरफ, तो भूटान का एंट्री इधर से, इवन वेस्टर्न नेपाल की एंट्री इधर से। तो ये एक बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारी ओएफसी जाती है नॉर्थ ईस्ट को, बहुत सारी सप्लाई, ऑयल पाइपलाइन, ये सब यहीं से होती है। तो खतरा तो है, 4 देशों की सीमा है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 तो बड़े एयरबेस हो गए
और आर्मी का कोर हेडक्वार्टर हो गया जो कि सुखना में है 33 कोर, और 20 माउंटेन डिवीजन का हेडक्वार्टर बीनागुड़ी में, ये सब यहीं पे लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर बीएसएफ है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर की संभाल करती है, एसएसबी है जो कि भूटान और नेपाल के बॉर्डर का रखाव करती है, और आईटीबीपी है जो कि चाइना के बॉर्डर को देखती है। उसके अलावा सीआरपीएफ की कुछ टीमें तो होती है और एनडीआरएफ की भी होती है। तो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ काम करती है। एक कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर कभी कभी बनता है फिर बिखर जाता है, लेकिन ये होना एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए 5-6 साल पहले मैंने ये लिखा था मेरे विचार से कि इसको एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का डायमेंशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके अंदर हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइंस भी है, जैसे कि बता रहे थे, एक गोरखालैंड की हिल काउंसिल जिसको गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो कई बार रोडे ब्लॉक कर देते। उसी तरीके से एक कूच बिहार में एक मूवमेंट चलता है, उसको बोलते हैं कामतापुर लिबरेशन मूवमेंट या कूच बिहार। राजावंशी लोग रहते हैं वहां पे। अभी वहां के एक महाराज अनंत महाराज को बीजेपी ने राज्यसभा में टिकट भी दिया है। उनका क्या प्रभाव है, क्या इसकी वजह है? लेकिन और अगर आप देखें तो एक बार भूटान में ऑल क्लियर ऑपरेशन हुआ जो कि आपको याद होगा 2002 में हुआ, जिसमें कि हमारे बहुत सारे यूजी ग्रुप्स, उल्फा और ये दूसरे ग्रुप, ये जाकर भूटान में छिप गए थे। वहां इनके कैंप थे, इनको निकाला गया था। एक ग्रुप है केएलओ, वो भी वही था। और भूटान में और भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है कि ये जो गोरखालैंड का है उसमें आज तो सिर्फ कामिंगलोंग हमारी जो है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है, और दार्जिलिंग की 3 सब डिवीजन, दार्जिलिंग, मिरिक और एक और सब डिवीजन है, 3 वहां की सब डिवीजन है, और सिलीगुड़ी की कुछ मौजें, 5-6 मौजें, लेकिन उनकी डिमांड थी कि 200 होने चाहिए। 200 कहाँ है? वो द्वार्स में है, वो तराई में है नीचे, तो वहां भी गोरखा लोग रहते हैं। उसके अलावा जो टी गार्डन्स है उसमें टी ट्राइब्स है, उनकी भी अलग प्रॉब्लम है। तो डेमोग्राफिकली ये बहुत, मैंने तो वहां पर, आप मानेंगे नहीं, वहां पे मैंने मैती गांव देखा है, महानंदा के रिजर्व फॉरेस्ट। मैंने उनको पूछा आप कब आए यहाँ, जब मैं कोर कमांडर, तो आज जैसे मैती कह रहे कुकी आके रिफ्यूजी, तो वहां भी तो कुछ लोग बैठे हैं, कैसे आके बस गए। लेकिन ऐसे होता रहता है, मतलब माइग्रेशन चलते हैं। और इसके अलावा इस इलाके में एक जगह है कालियाचक, मालदा डिस्ट्रिक्ट, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फेक करेंसी का कैपेबिलिटी उस जगह पे। हर घर में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है और हर एक आदमी को एक्सप्लोसिव से डील करना आता है, और डेमोग्राफी भी एडवर्स है। उन डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम्स की संख्या बहुत है, तो मतलब इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है आईएसआई। और ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा भी है वहाँ नक्सलबाड़ी भी बगल में है। नक्सलबाड़ी, जहाँ से बहुत अच्छा आपने बताया, वहां से नक्सलवाद शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब चला गया है छत्तीसगढ़ और झारखंड और इन जगह में, लेकिन शुरू तो यहाँ से हुआ, मदर तो उसका यहाँ है, और कानू सन्याल यहीं का था, सिलीगुड़ी के पास ही। और पहले गोरखालैंड में भी बहुत वायलेंस हुआ, तो इसलिए ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। और डोकलम की कहानी आपने सुनी, देखिए जो चुम्बी वैली है वो एक वैली है जो कि नीचे आते आते, जैसे इसमें दिखाया गया है, सिर्फ 15-20 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है।
तो चाइना की यह अर्ज है कि इसको एक्सपेंड किया जाए और किसी तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने को हम यहाँ पर अपने लॉन्च पैड मजबूत करें। वहां पर एक जामफेरी रिज है, उस पर कब्जा कर लें किस तरीके से। अब वहां की लड़ाई का मेन चीज ये है कि वाटर शेड कहाँ पर है। हम कहते हैं कि वाटर शेड इधर है, चाइना कहता है उधर है। एक जगह है माउंट गिपमोची, वो गिपमोची कहाँ है? चाइना कहता है जहाँ गिपमोचिन लिखा है वो गिपमोची है। इंडिया कहता है नो, वाटर शेड प्रिंसिपल से आप बटांगला रिज से नीचे आओ, काला के थोड़ा ऊपर है बटांगला, मेरुगला, सिंचेला, उधर नीचे आओ, वहां पर है गिपमोची। अब इसका यहीं पे तो लड़ाई है। और डोकलम प्लेटो के बहुत सारे इलाके पे ये जो है वो तो चाइना और भूटान के बीच में, फर्क पड़ता है इंडिया के ऊपर। और अब ये सुनने में आ रहा है कि भूटान शायद चाइना को वहां तक आने देना चाहता है, कि जामफेरी से थोड़ा पहले एक वहां पर टोरसा नाला है, टोरसा नदी है, टोरसा नाला है, कि उधर तक आ जाए। भूटान ये देने को तैयार है, मरता क्या न करते, भूटान के ऊपर इतना दबाव है। तो वहां पर 73 डेज तक 2017 में एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन था जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चाइनीज वहां से हट गए। चाइनीज ने वहां अपने विलेजेस बनाए हैं भूटान में, जियाओकांग जिसको कहते हैं। भूटान से पूछो तो वो कहता है कि नहीं जी, ये तो चाइना में ही है, क्योंकि वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। और अब भूटान ने चाइना के साथ डायरेक्ट टॉक शुरू कर दी। तो काफी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स है। और जैसे कि जनशंकर बता रहे थे कि अगर आर्टिलरी को ठीक तरीके से डिप्लॉय किया जाए तो आर्टी फायर के लिए वो विद इन रेंज आ जाता। मतलब सारे इलाके नहीं आएंगे, पर अगर और रॉकेट्स ले आए जाए या मिसाइल को मूव कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत चुनौती का स्थिति है, मुश्किल हो सकती है। ये नहीं है कि चीन हम पे कब्जा कर लेगा, पर दिक्कत तो है ना, प्रॉब्लम तो है। तो हम भी उसके लिए अपनी वो कर रहे हैं। तो अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे आसान है कामतापुर कूच बिहार। वो प्रॉब्लम अभी लगभग डोरमेंट है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दे के रखना चाहिए और उन लोगों को पॉलिटिकल के लिए मिसयूज नहीं करना चाहिए। आजकल थोड़ा ये हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि देखने लायक है, नहीं तो वो भड़क सकती है फिर से। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, ये सुभाष घिसिंग तक एक समझौता हुआ, फिर दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जब दोबारा शुरू हुई तो एक बिमल गुरुंग नाम के आदमी थे, आप मानेंगे नहीं, सुभाष घिसिंग 20 साल तक गोरखा टेरिटोरियल और या हिल काउंसिल के बॉस थे। लेकिन जब वो मरे, जब उनकी डेथ हुई, मरे नहीं, वो बेचारे गुजर गए, कह दें नेता थे आफ्टर ऑल। तो जब वो गुजर गए तो उनको कंधा देने के लिए 4-5 आदमी भी नहीं थे, वो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके थे करप्शन और दूसरी चीजों की वजह से। तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है कि जैसे मिजोरम में लाल डेंगा को बिठा दिया, तो ये डबल साहब का आइडिया था कि लाल डेंगा को बिठा दो हमारे एनए से, और सिचुएशन ऐसा आ गया कि लाल डेंगा पे लोग पत्थर मारने लगे, क्योंकि एजिटेशन करना आसान है, गवर्नमेंट चलाना मुश्किल है। हर एक की एस्पिरेशन आप नहीं मीट कर सकते, और फिर चोरी चकारी शुरू हो जाती है आपके नीचे। तो कहने की बात कि सुभाष घिसिंग के बाद एक और लीडर आए बिमल गुरुंग, उन्होंने चलाया, उनका भी प्रॉब्लम हो गया। आजकल वहां पर एक थापा करके है, और पार्टियां भी बदल गई हैं, लेकिन जो पार्टी आजकल पावर में है वो टीएमसी के साथ उनका समझौता है। मैं आपको बता रहा था, दार्जिलिंग, कुर्सियोंग एंड मिरिक, ये 3 सब डिवीजन है, और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है,
और सिलीगुड़ी के कुछ गांव हैं। तो उनका कुछ समझौता इस तरीके का है कि वो डबल इंजन टाइप काम चल रहा है, वहां ऑटोनॉमी पूरी नहीं है। टी जो कि सबसे बड़ी प्रोडक्ट और रेवेन्यू अर्नर है, वो उनके नीचे नहीं है, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के नीचे, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल उन्होंने रखा। तो चीजें हैं, पर अच्छी तरीके से हैंडल करने से वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको भी सॉल्व किया जा सकता और उसको इसी सिचुएशन में रखा जा सकता है, बढ़ने ना दिया जाए। क्योंकि वहां की डेमोग्राफी में एक बड़ी अजीब बात है, हम सब लोग यहाँ के नॉर्थ इंडिया के सोचते हैं कि नेपाली आदमी सिर्फ नो सिक्योरिटी या फौज, नहीं ऐसा नहीं है। वहां के इलाके में नेपाली बिजनेसमैन है, उसने सिक्किम पे कब्जा कर लिया पूरे पे। सिक्किम में भूटिया और लेप्चा होते थे, पर आज सिक्किम के पिछले 4-5 चीफ मिनिस्टर सिर्फ नेपाली ओरिजिन के थे, गुरखा थे। नर बहादुर भंडारी, पवन चामलिंग और अभी जो है गोले, वो सब गुरखा, सब गुरखा। तो काजी लैंडुप दोरजी जो भूटिया होता था उसका टाइम चला गया, वो नहीं बनते अब। तो उन्होंने सारे ट्रेड, सारी पॉलिटिक्स पे कब्जा किया। और भूटान में भी वो कुछ ऐसे ही करने लगे थे। वहां पे जो नेपाल के लोग हैं उनको बोलते थे भूपलीस, पर भूटान जागा और उन्होंने उनको भगा दिया उधर से। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं डेमोग्राफी, ये आसान नहीं है, इसको हैंडल सेंसिटिवली करना पड़ेगा। देखो मणिपुर से यही सीखने वाली बात है कि आप कोई भी रिफॉर्म करना चाहते हो उसकी पेस को कंट्रोल करो, इतना मत हीट को बढ़ा दो जैसे कि लोग उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। स्लोली बढ़ाओ, लोगों को मिलजुल कर साथ लेकर चलो, उनको भी लगे कि वो वही हो रहा है जो वो भी चाहते, उनको भी पार्टनर बनाकर। तो डेमोग्राफी को हैंडल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। यहां पर भी डेमोग्राफिक चैलेंजेस, मैंने कहा ना, राजा पहुंची, टी ट्राइब्स, गुरखास, ये सब है, इन सब का कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रॉब्लम को हल करना है तो उसके भी रास्ते बताए गए हैं। एक है तेतुलिया कॉरिडोर। तेतुलिया कॉरिडोर चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में शुरू होता है, जहां पर आप देखते हैं कि वो 17 किलोमीटर है या 21 किलोमीटर है। मतलब कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ऊपर को मत देखो, बल्कि नीचे की तरफ देखो। यहां से एक रोड जा सकती है जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर बांग्लादेश में होगी, सिर्फ 6 किलोमीटर, और वो चोपड़ा को कनेक्ट कर देगी जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी के साथ। तो जहां पर हम अभी 85 किलोमीटर लेते हैं वो 6 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा। पर बांग्लादेश इसकी परमिशन अभी तक नहीं दी। हमने 3 बीघा कॉरिडोर किया, हमने बहुत सारे एनक्लेव उनसे बदली कर डाले, लेकिन ये हमको बांग्लादेश को मनाना पड़ेगा कि आप तेतुलिया कॉरिडोर हमें बनाने दो, ताकि उससे हमारी वल्नरेबिलिटी कम हो, क्योंकि हमारे पास एक और लिंक हो सिक्योर, वहां तक चाइना नहीं पहुंच सकता चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो एक तरफ है। एक और प्रोजेक्ट बहुत सालों से चलता है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश कॉरिडोर। देखिए आज हम बांग्लादेश में कैसे हमारा है, हमारी 2 मेन कॉरिडोर चलते हैं। एक पेत्रापोल बेनापोल कहते हैं, जहां से कि बस जाती है, और एक जो कोलकाता से ढाका जाती है, और वहां से ट्रेन भी है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है। और एक कॉरिडोर है अगरतला अखौड़ा, तो उधर से भी बस और ट्रेन का प्लानिंग चल रहा है। एक ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से भी ढाका चलती है, जिसको कि मिताली एक्सप्रेस कहते हैं। तो इस तरीके से लिंक्स हैं, लेकिन हमारी एस्पिरेशन ये है कि बांग्लादेश हमारे को ट्रांजिट कॉरिडोर दे दे। क्योंकि जब हम कलकत्ता से मान लो इस कॉरिडोर के ऊपर से जाते हैं तो अगरतला जाने के लिए 1600 किलोमीटर से ज्यादा, पर अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाएं
जिससे कि ये बस अब चलने लगी है, एक तरफ तो कलकत्ता से ढाका और एक तरफ अगरतला से ढाका, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो 400 किलोमीटर रह जाता है, 1600 की बजाय 400। सिक्योर लिंक, आप इस साइड से अपने को सप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे भी रास्ते हैं, मेघालय के थ्रू करें, इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि बांग्लादेश ने हमें मोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट्स को इस्तेमाल करने की जो चिटागोंग के थोड़ा पास है परमिशन दी है, तो वहां से हम इनलैंड वाटरवे है। देखिए, आप सबने बहुत सुना होगा सितवे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जब हम एनडीए में थे 73 से सुनते आ रहे हैं, पर वो बना नहीं, आज बन नहीं पा रहा, जिसको कलाडन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, यू नो। तो बन क्यों नहीं पाता? क्योंकि अब ये जो चिन्ह आप सुन रहे हैं ना, जो मिजोरम में आ रहे हैं, वो वहां पर भी वहां प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, तो ये कॉरिडोर कंप्लीट ही नहीं होता। वो भी एक है कि आप कलकत्ता से वहां ले जाएं सीधा म्यांमार, और उधर से रिवर और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर लें, सस्ता भी है, आसान भी है। इसके अलावा हमारे को स्ट्रेटेजिक स्टोरेज भी करनी चाहिए, कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। जो मैं कह रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, उसमें बहुत चर्चा होती रहती है कि उधर हमारे साइलोज हो ग्रेन के, उधर हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज हो, पेट्रोलियम वहां निकलता भी है, रिफाइनरीज भी है उधर नुमालीगढ़ वगैरह में, तो उन सबको लिंक करके वहां एक हब बनाया जाए, ताकि अगर मान लो चीन ब्लॉकेट भी कर दे तो भी हम अपना काम चला सके। मतलब इस कॉरिडोर के ऊपर डिपेंडेंसी हमको रिड्यूस करनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक जो एक हेज होगा, एक काउंटर होगा, वो डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि बांग्लादेश को हम अपनी गुड बुक्स में रखें। देखिए, जब आप आजकल मणिपुर की बात करते हैं, कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि म्यांमार कर रहा है ये बदमाशी, तो म्यांमार को हमें रगड़ देना चाहिए। अरे भाई, रगड़ तो दोगे, लेकिन आगे क्या करोगे? अगर म्यांमार चीन से मिल गया, एक तरफ तो चीन और पाकिस्तान है, दूसरी तरफ ये हो गया, तो हम क्या करें? तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो गनर शॉट के श्रोता हैं, उनमें मेच्योरिटी होनी चाहिए। उनको ट्विटर पे जाके और दूसरी जगह पे जब आप लोग हमें सुनते हो, तो हमें मजबूती तब मिलेगी जब आप वहां जाकर उनको बताओगे कि प्लीज ऐसे मत बोलो, वो हमारे नेबर है। देखो, आज अगर नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद खत्म हो रखा है, जो अलगाववाद खत्म हुआ है, उसके लिए सबसे ज्यादा मैं तो सोचता हूं हमको बुलाकर शेख हसीना वाजिद को भारत रत्न दे देना चाहिए, उसे कम कुछ नहीं देना चाहिए। वो एक ऐसी महिला है जिसने अपने देश से पंगा लेके, वहां बैठी है बेगम खालिदा और दूसरे बैठे हैं इस्लामिस्ट पार्टी से, लेकिन उसने हिंदुस्तान की मदद की। अनुज चेतिया, परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा, और ये जो ये था शिमरे, ये था एक, उन सबको भगा दिया। उसने कहा आप नहीं आ रहे, कैंप बंद कर दी। तो अगर ऐसी सपोर्ट हम बना के रखें तो जरूरी है हमारे लिए, तभी तो हम चाइना का, और बांग्लादेश ने चाइना के साथ BRI नहीं ज्वाइन की। बांग्लादेश काफी इंडिपेंडेंट है, हमें बांग्लादेश का हाथ मजबूत करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये इमेच्योर बातें मत करें कि बंगला रिफ्यूजी आते हैं, ये सब इकोनॉमिक रीजन होते हैं। हम भी तो जाते हैं कनाडा में, हम भी तो बसे हुए हैं इंग्लैंड में, हम भी तो अमेरिका में घुसे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में घुस गए हैं। तो ये तो इकोनॉमिक रीजन। सो हमको कंट्रोल जरूर करना चाहिए, लेकिन इमेच्योरिटी नहीं करनी चाहिए। सामरिक दृष्टि से सोचना चाहिए। सामरिक पहलू में ये बहुत जरूरी है कि अपने से छोटे कंट्री को
ये नहीं रियलाइज कराना चाहिए कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो वो करूंगा जो मेरी मर्जी। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जरूरी है कि आप सब इन चीजों के ऊपर भी विचार करें, जहां आपको मौका मिले उस लिहाज से पढ़े, उसको रीइंफोर्स करें। अब बांग्लादेश की और हमारे प्रॉब्लम क्या है? रिवर वाटर्स का प्रॉब्लम। बांग्लादेश कहता है भाई ज्यादा पानी दो, क्योंकि जो आती है नदी नीचे, तीस्ता। उसमें मिट्टी आती है, वो चोक कर रही है। वो कहते हैं ज्यादा पानी, फरक्का बरात से हम नहीं दे पाते। पॉलिटिक्स है। कुछ तरीके हमें भी ढूंढने चाहिए कि किसी तरीके से उनका एस्पिरेशन को मीट किया जाए, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ऐसे ये कॉरिडोर जब देते हैं तो लोकल प्रेस में लोग बोलते हैं ये इसने तो बेच दिया अपनी कंट्री, इंडिया को बेच दिया, इंडिया के पीछे दब गए। तो इसलिए हमको मिलजुल कर बांग्लादेश के साथ, मेरे लिहाज से कहा, ये हमारे को, देखिए, इस पूरी बातचीत से मोटी बातें बताने की कोशिश करता हूं। वो ये है कि चीन इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। मेरे को पता है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन वहां पर फौजें बहुत है, कई टीयर्स में अर्ली वार्निंग है। तो चीन इतनी आसानी तो, और कर भी, कहीं एक छोटी सी जगह आ भी गया तो उसको निकाल देंगे। आप वहां पे माउंटेन को, तो ये चीज, लेकिन हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमको वहां कोऑर्डिनेशन बढ़ानी पड़ेगी, और हमको लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो निर्भरता है वो कम करनी पड़ेगी। जैसे आत्मनिर्भरता है, वैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कम निर्भर, ये स्ट्रेटेजिक मिशन होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैंने आपको बताया, बांग्लादेश से लैंड कॉरिडोर, रेलवेज, रिवर, पोर्ट्स, ये हमको ज्वाइंटली करना। और इसको कहते हैं केक के ऊपर आइसिंग, तेतुलिया कॉरिडोर, वर्किंग कर लो, उस तरफ स्टोरेज बना लो, वहां की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर दो। और ये मत सोचो सारी चीजें इधर से जाएंगी, वहां के लोगों की अपनी इकोनॉमी डेवलप करो ताकि डिपेंडेंस कम हो, ताकि सारी चीजें इधर से ना आए, वहीं पे चीजें लोकल वहां की अवेलेबल हो और इस्तेमाल हो जाए, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। और हमेशा हमें जो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइन है, जैसे हमने मणिपुर में सीखा है कि किसी भी चीज को इतना मत भाव, इतना मत करो कि लोग इस हालत में आ जाए। तो गोरखालैंड, कामतापुर, जो चाय बागान के लेबर हैं, उनको अच्छी तरीके से हैंडल, उनको हमको मैच्योरिटी से और अच्छी, मतलब अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। ये मेरा और आपको गाइडेंस है, या एडवाइस है, या मेरी फीलिंग्स कह लो आप। और वहाँ की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, हो सके तो वहाँ पर एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर बनाया जाए। लॉन्ग टर्म में ना पॉलिटिकली भी पार्टीज को सोचना चाहिए। तो बड़ा बुरा लगता है कि यार हम तो इतने साल फौज में काम करते रहे, जलशंकर हमने देखा कि रोज हर रोज भी पैदल जाते थे शेखर गुप्ता की तरह, लोग कहते थे आगे देखो आदमी लगा हुआ है। अभी भी मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ाने में लगे। तो अगर मान लो हम लोग ऐसा, हम कोई बहुत बड़े कोई हीरो नहीं है, हम तो आप ही की तरह के गांव वाँव से उठ के आए लोग हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि भाई ये एक सेंसिटिव एरिया है, दो तीन पार्टियां वहां लड़ रही हैं एक दूसरे से, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम, कुछ उनको सोचना चाहिए यार कि यहाँ पॉलिटिक्स आगे को, क्योंकि चार कंट्रीज है यार, चार तरह की खुराफात शुरू की जा सकती है। खुराफात तो नहीं होने देंगे ना, ये तो है। और वहां पर जो ये काउंटरफेट तो अब कम हो गया, जाली करेंसी, पर उसके अलावा बम मेकिंग और ये सब, इसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी, ताकि वहाँ की इकोनॉमी इन चीजों से दूर हो। तो ये मेरे मोटे तौर पे आपसे वो है। अभी हम कुछ सवाल ले सकते हैं So किसी को कोई। I'll can I
कुछ मैं जोड़ना चाहता हूँ जो आपने बताया, बहुत आप जोड़िए। विस्तार में आपने, हाँ, ये जी आपने विस्तार में बताया है। या अ, मैं एक ऐतिहासिक रूप से बताना चाहता हूँ, जो मैंने 80 से लेकर तकरीबन 77 80 के से लेकर आज तक मैंने देखा है। वहां का हालत बहुत सुधर गया है। जब पहले बार हम गए थे, वो वहां बिजली नहीं होता था। अब उस पूरा इलाके में बिजली सरप्लस है, क्योंकि हमने भूटान में एक वो बनाया था चुका हाइडल प्रोजेक्ट। उसके तहत वहां बिजली नहीं जाती। बड़े बड़े शहरों में बिजली चले जाए, पर उस इलाके में बिजली नहीं जाती, तकरीबन पूरा इलाका में। उस इलाके में देर आर सम वर्ल्ड क्लास थिंग्स विच यू कैन गेट देयर, और कहीं नहीं मिलता आपको। आप वहां अलीपुर द्वार में जाइए, आपको बेंत केन, बेस्ट केन बिजनेस इन द होल वर्ल्ड इज इन अलीपुर द्वार। दूसरी बात, आप मिली बाजार कालिम्पोंग के बीच में है, और वो सिलीगुड़ी के रास्ते में है, सॉरी गैंगटॉक के सिलीगुड़ी और गैंगटॉक के रास्ते में है। वहां का जो फ्लोरिकल्चर है वो इंटरनेशनल स्तर का है। वहां से जो ग्लैडियोला का बल्ब निकलते हैं, वो एक दो चार वहां पहाड़ हैं, वहां से सीधा बल्ब निकाल के एम्स्टरडेम जाते हैं। चार्टर्ड फ्लाइट्स आते हैं बागडोगरा में, और वहां से एम्स्टरडेम जाते हैं। इतना वहां एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। वहाँ फ्रूट्स, वो संतरे वगैरह वगैरह वहाँ इतने अच्छे बनते हैं कि वहाँ भूटान में एक जगह सामची है, जहाँ वहाँ ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट वगैरह का बड़ा बड़ा कारोबार भी है। चाय, आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ का जितने तरीके के चाय आपको मिलता है, और वो दार्जिलिंग के इलाके में जो चाय मिलता है, आप बिल्कुल एक्सपोर्ट वैरायटी है, राइट। अगर हम, बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि वो इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ये वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ जितना पानी है, उससे क्या है कि वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा है। वहाँ आप कुछ भी डालो तो उग जाता है उधर। और वो इलाका ही ऐसा है कि एक्चुअली इट हैज गॉट ट्रमेंडस इकोनॉमिक पोटेंशियल। और जो मैंने देखा है वहाँ जो चेंज है, अब जाके अगर आप गैंगटॉक में चले जाइए, वहाँ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ने वो पूरा यूनिवर्सिटी बढ़ाया। आप पूरा गैंगटॉक में जो आपको चिकित्सा का मिलता है, और सिलीगुड़ी को अगर आप जोड़ दोगे, इट्स अ ह्यूज मेडिकल सेंटर फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। एंड ये मान के चलिए कि सिलीगुड़ी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का हमारा गेटवे है। आपका जितना ट्रांसशिपमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्री गोस थ्रू सिलीगुड़ी, तो इट्स इकोनॉमिक हब, वो जो पूरा इलाका है, राइट। तो देर इज अ लॉट इस इलाके में है जो पॉजिटिव है। और क्योंकि ये इलाका इतना पॉजिटिविटी है, इतना पैसा उधर है, और इतने लोग रहते हैं, जैसे जनरल केजे सिंह ने बताया, वहां आपको नेपाली भी मिलेंगे, भूटिया भी मिलेंगे, बांग्लादेशी भी मिलेंगे, आपको बंगाली भी मिलेंगे, आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, वो आपको वो राजवंशी भी मिलेंगे, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। जैसे ये इन्होंने बताया मेथी, वो भी रहते हैं, मेरे को नहीं पता था। और राइट, ये इट इज अ रेवलेशन। हर बार आप सीखते रहते हो वहां उस इलाके में। तो इतने लोग रहते हैं, और इतना प्रोडक्टिव एरिया है वो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही। पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम हो, सब होगा ही। इलीगल माइग्रेशन तो होगा ही, क्योंकि दैट प्लेस इज ओवर पॉपुलेटेड, और बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन होगा ही। अगर हम सब, अभी भी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में इलीगल माइग्रेशन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ये जो कमेंट्स में भी ये है, इलीगल माइग्रेशन के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये करो वो करो वगैरह। शांत होना चाहिए। वहां के लोग भी कहीं जा नहीं सकते, वो भी आपकी तरह और मेरे तरह का, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ समवेयर, in the hope of going somewhere. So you don't treat them. You have to treat illegal migration as a problem, but it is not a problem which will lead us to war with Bangladesh, right? And बांग्लादेश जो हमने बदलता हुआ देखा, क्योंकि जब पहले बार हम गए थे, वो उन दिनों में असमाजिटेशन होता था, and that whole place was under problem. You know, if you go a little to the east of the Siliguri corridor, the if you go little further, this Assam starts, और वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है वहां। So that spillover used to be there, and that problem was basically coming a lot from Bangladesh, not from Bangladesh per se, due to bases in Bangladesh, and due to the earlier जो government था, it had a bit of a hostile
रिलेशनशिप विद इंडिया। बट जैसे जनरल केजे ने बताया, जब से ये बेगम आई हैं काफी बदलाव है, काफी बदलाव है, क्योंकि मैं कमांड कर चुका हूं ब्रिगेड त्रिपुरा में, और क्या इफेक्ट है हमें पता है उसके बारे में, राइट? इट वाज ट्रेमेंडस इफेक्ट। तो डोंट लुक एट बांग्लादेश फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो बदलाव हुआ है, वी शुड यू नो मेक इट बेटर, एंड मेक इट बेटर बिकॉज इससे, एंड ये भी मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स में, ये थोड़ा बहुत छीन लो, उधर कब्जा कर लो बांग्लादेश में, वो सब करने की जरूरत नहीं है। जब मौका आएगा, अगर अगर मौका आएगा, तो आई एम श्योर बांग्लादेश विल अकोमोडेट अस, क्योंकि उनको भी ये याद है कि वी आर द वन हु मेड बांग्लादेश एंड लिबरेटेड। सो वो है, सो डोंट गेट टू दिस थिंग कि वहां जाके कब्जा कर लो एंड ऑल दैट एंड गेट हीटेड अप। वी डोंट नीड टू डू ऑल दैट। हाँ, ट्रांजिट कॉरिडोर जो इन्होंने बताया, तेतुलिया कॉरिडोर या अकोरा कॉरिडोर, या नीचे से वाटरवेज थ्रू बांग्ला दिस थिंग और कालादान पोर्ट, वो तो जारी रहेगा। विल गेट टू दैट। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कि मैं आपने बड़ा एक छोटी स्पष्ट, सी चीज, आपने बहुत हाँ अच्छी बोलिए, बातें प्लीज प्लीज। जोड़ी, उसी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं हाँ मैं। हाँ, प्लीज प्लीज सर, ये प्लीज। साहब बहुत बढ़िया चीज कह रहे थे कि सिक्किम हमारी कंट्री का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, और जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं। अभी जैसे कि सिक्किम में क्या है कि आप सब्जी या दूध, जैसे हम फौज में थे तो हम बाहर से नहीं खरीद सकते, सिक्किम से ही खरीदनी पड़ती है। सिक्किम की कोऑपरेटिव्स हैं। मैंने अभी एक आर्टिकल में भी लिखा था कि यही मॉडल हमको लेह में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, कि हालांकि लेह में ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन लेह को हब बनाकर हिमाचल मनाली इधर तक, और दूसरी साइड में कश्मीर में ले जाकर, दो हब्स को जोड़कर, पठानकोट के हब को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वहीं से सोर्स हो जाए, इतनी लंबी लॉजिस्टिक चेन ना हो, और या लोकल एग्री इकोनॉमी विद, इंटरेस्ट डेवलप हो। लोकल इकोनॉमी बढ़ना चाहिए। मैं ये बता रहा और हूँ, दिस इज अ ह्यूज चेंज, और और ह्यूज टूरिज्म, चेंज। टूरिज्म हाँ, बहुत बढ़िया है सिक्किम में। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू भी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, सिक्किम में बहुत टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन भूटान में नहीं जाते। भूटान की इनकम बहुत ज़्यादा है। तो हमने भूटान के किंग से पूछा कि आपका क्या, आपकी क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा लो इम्पैक्ट हाई वैल्यू, गिने हुए लोग आएंगे लेकिन मिनिमम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो भूटान में जो सार्क कंट्रीज से जाते हैं उनको थोड़ा कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज से आते हैं उनको बहुत पैसे काफी देने ज्यादा। पड़ते हैं। तो सारी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, और नंबर फिक्स है, उतने ही लोग होंगे भूटान में, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो हमें भी कहीं ना कहीं सिक्किम, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स होती हैं, रोडें बंद हो जाती हैं। तो मतलब उतने ही लोग जाएं और कुछ खर्चा करें, इकोनॉमी को भी तो बूस्ट चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। और साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि भाई बहुत सारी चीजें वहां की हैं, जिसको डेवलप करो। बैम्बू है, डेवलप करो, हाँ, उसका फायदा राइट। उठाओ। एंड एक और चीज मैं बताना तो चाहता हूँ, इन्होंने अभी बताया ऑर्गेनिक स्टेट। सिक्किम इज एन ऑर्गेनिक स्टेट, वहां दूध वगैरह वहीं बनता है, आप वहीं ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, 78-79 की बात है, वहां चाय पीने के लिए, वहां हाई एल्टीट्यूड में हम घूम रहे थे कि भाई दूध कहाँ मिलेगा। आप यकीन नहीं मारोगे, वहां दूध नहीं मिलता था। वहां नहीं एक ही मिलता, दूध अब मिलता था, वो यक का दूध, यक का दूध क्या, मिलता था। अब है। यक के दूध से हम चाय चाय पीते थे। आजकल आप जाओ तो सब कुछ मिलता है। तो ये जो बदलाव हुआ है, इट इज समथिंग फैंटास्टिक, राइट? इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ का मॉडल आप फर्दर नॉर्थ ईस्ट में ले जाने की जरूरत है। ये मणिपुर उस इलाके में ये मॉडल अगर आप ले जाएंगे, अगर आप सोचते हो यहाँ बहुत अच्छा। प्रॉब्लम है, आप ये वो उन वहां खुशहाली हो जाएगी, बिल्कुल। राइट? या ड्रग्स का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को पास काम करने के लिए टाइम है, मतलब
नॉट ओनली टाइम, देयर इज फुल फैसिलिटी फॉर देम, काम है इनकम है। सबके लिए, इनकम है। जहां तक मेरे को याद है, वो ये रोड्स बनते थे ये ग्रेफ के जरिए, और लोगों वहां को लड़कियां आके लेबर बनाती झारखंड थी। से जाता है, लेबर हाँ, झारखंड से जाता right. So there is lot of things which can be done, which is a model in this area which can be taken. Right. सर, एक सवाल है, आपने अच्छी तरीके से ये बता दिया कि अगर चाइना वहां आएगा तो उसको आसान नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ थ्रू द चिम्बुई वैली वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी तो है कि वी कैन कट दम ऑफ ऊपर, है। हम कर यहाँ आने सकते से पहले भी हम, या हम कर सकते राइट। हैं। चुंगी वैली हाँ, के ऊपर हम काला शहर, और दूसरी है ऑप्शन है हमारे पास, मैं एक सिक्किम में कोर कमांडर थोड़ा था। सा इनको थोड़ा बता दीजिए, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दैट, सो दैट वी कैन यू कैन देखिए पुट इट इन ऐसा ब्रॉड है टर्म्स। कि अगर चुंबी वैली को अगर आप देखें, तो चुंबी वैली लगभग 200 किलोमीटर इस तरीके से है, जो कि लंबाई में है, और ऊपर की चौड़ाई इसकी 70-80 होगी, और नीचे जाके 20-22 हो जाती है। तो चुंबी वैली में अगर हम, और हर जगह से नहीं आ सकते चुंबी वैली में, इसको दोनों साइड से बाहर के लोग डोमिनेट डोमिनेट करते हैं, सिक्किम की तरफ से हम, और वो भूटान की तरफ से वो डोमिनेट करते हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंटली सिक्किम में, सिक्किम के ऊपरी कोने पे जहां आप देख रहे हैं, तो वहां पर हमारी फौज के पास ऑप्शन है, जैसे हमने चीन के साथ कैलाश में किया, हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, और हम उनके लिए मुश्किल पेश कर देंगे। और देखिए, चुंबी वैली में जो जो नीचे आते हो, तो कोई बड़े शहर नहीं है, पर ऊपर बड़े शहर है, ऊपर कम्युनिकेशन लिंक्स है, पर वो लिंक सब हब पे आती हैं, और हम उन हब को अटैक कर सकते हैं। तो बोल्ड अगर हम प्लान बनाएं, तो हम काला शहर एक होता है, वो वहां से काफ़ी कम्युनिकेशन रेडिएट होता है, वो हमारी स्ट्राइकिंग रेंज में। अगर हम टैंक्स का सही इस्तेमाल करें, रेकिन फोर्स जिसको बोलते हैं, करके हम उस जगह में, और हमने जाके उसको कैप्चर नहीं करना है, हम उससे बाहर जाकर घेरा डालें और बमबारी करें और आर्टिलरी को यूज करें, तो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास भी हैं। चीन को भी पता है, ऐसी बात नहीं है, वो देख रहा है हमें, और वो सब चीजें उसको भांपता है वो। और हमने भी वहां पर आर्टिलरी की संख्या बढ़ाई है। देखिए, जब मैं वहां था, तो पहली रेजिमेंट ऊपर जा रही थी, पहली रेजिमेंट। आज वहां पर 2 रेजिमेंट और 2 मैक बटालियन है। पहले तो माउंटेन कोर होती नहीं थी, अब है, ऑप्शंस है हमारे पास। या तो हमारे पास भी ऑप्शन है, आप इस चीज से निश्चिंत रहें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की फौज, उसके पास रिसोर्स नहीं भी होंगे ना, तो जुगाड़ करके वो निकाल लेंगे, तो निकाल राइट। लेंगे। बात इसमें तो कोई डाउट नहीं है उतना, राइट। मैं ये जो बात जो जनरल केजे सिंह ने बताया, वो आज की बात बताया, क्यों, जब वो कोर कमांडर थे। इनसे अच्छा तो किसी को पता नहीं होगा कि हमारा ऑफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है। मैं, मेरा याददाश्त जाता है, हम दोनों ने हायर कमांड किया था 2000-2001 के बीच में। उस वक्त हमारा हायर कमांड कोर्स में एक ईस्टर्न कमांड का वॉर गेम किया गया था। उसमें हम वहाँ के चीनी के कमांडर थे। अभी भी मेरे को याद है, हमने, किसी ने बोला कि भाई एक प्लान बनाओ, चुम्बी वैली में घुस जाओ और एक कुछ सिलीगुड़ी एक कॉरिडोर पकड़ लो वगैरह। मैं कहा मैं नहीं करता। मैं उस वक्त रेडलैंड कमांडर था, मैंने कहा मैं नहीं करता। तो वो हमारा जो हायर कमांड के कमांडर साहब ने मेरे से पूछा, भाई क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा यूं इसीलिए हम नहीं करेंगे कि किसको जिसको भी हम भेजेंगे वो वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। अगर चीनी लोग 1,000 लोग वहां, एक बटालियन, जैसे मान लिए एक बटालियन का 1,000 लोगों का तादाद होता है, अगर वो मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भेज लिया और वो पकड़े गए वहां और वो वापस नहीं आए, तो चीन का कितना मूड डाउन हो जाएगा, राइट। और मेरे को ये तो मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, आजकल जैसे जनरल केजे ने बताया, हमारे पास डिफेंसिव कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ गया, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हो गया। उन दिनों में उतना नहीं था हमारा। तो ये जो सवाल है ये आप याद रखिए, वी आर वेरी स्ट्रांग। सर, इसके साथ कैन वी टेक सम क्वेश्चंस, और यू वांट टू ऐड प्लीज सर, समथिंग बिफोर? प्लीज।
Right. Uh, so there are a lot of questions. I'll just touch on a few. Uh, okay. I see a lot of commentary between the two to three people. Yeah, so आपने तेतुलिया के बारे में बोल दिया। ये डैमियन डिहॉन है, मेरे ख्याल में इंडियन नहीं है, या बांग्लादेशी है या चाइना के है। एक बोलता है तेतुलिया कॉरिडोर इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज बांग्लादेश गिव लैंड फॉर द 3 बीघा बट इंडिया रिफ्यूज टू गिव 3 बीघा। जस्ट गिव योर कमेंट सो दैट यू कैन शट हिम अप। नहीं, ये ऐसा ही है कि आप ऐसा मत सोचें, ये इसके ऊपर बातचीत चल रही है। हमने देखो 3 बीघा कॉरिडोर में कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को ज्यादा दिया, दो हर तरह की बातचीत होती है। हमने बहुत सारे एनक्लेव एडवर्स जो थे वो सारे सॉल्व कर दिए, तो बांग्लादेश को इस बात का यकीन है। लेकिन यही है कि थोड़ा ऐसी चीज वो उन अगर वो ये दे दें तो फिर उनके पास क्या लीवरेज रहेगा। पर आप मेरी बात का यकीन करें, जैसे जनशंकर बता रहे थे, कल खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी या ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या है। अब आप में से कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे ना, कब्जा कर लो, तो उस दिन कब्जा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आप उसके दोनों साइड पे 2 बटालियन लगा दो, कॉरिडोर को खोल दो अपने काम के लिए। बांग्लादेश थोड़ा प्रोटेस्ट करेगा उस टाइम पे, हम कहेंगे भाई कि हमारी इमरजेंसी है, चीन आके बैठ गया। तो तरीके हैं, हमने भी कॉन्टिजेंसी बना रखी होंगी। तो और बांग्लादेश को भी पता है, तो लेकिन उसके ऊपर भी दबाव होता है चीन का। उसने भी चीन से इकोनॉमिक असिस्टेंस लेनी है, दूसरी चीजें हैं। तो हम इसको छोड़ दें गवर्नमेंट के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर। कई चीजें हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। मैं अपनी विश लिस्ट दे रहा हूँ आपको, पर मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे को पूरी बात शायद पता नहीं। Right. I think this thing. So this, sir, respected KJ Singh, sir, if tomorrow China attacks Siliguri corridor with theater command, with internal stability in that region, what should our be our contingency plan? It's a far-fetched idea, sir, but I think we need because these things keep coming up. या ये सोच आप ना आता रहता एक है। आप ना एक बहुत अच्छी किताब है असैसिन्स मेस, उसको ना एक ब्रिगेडियर बुटालिया ने लिखा है। आप वो फिक्शन है, आप खरीद के पढ़िए, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें इस ऑप्शन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ डिटेल में कि उसको पढ़ के, क्योंकि मैं वहां कोर कमांडर था, कई बार ऐसे लगता है कि ये शेख चिल्ली टाइप की बात है। पर क्या पता कोई चीनी करे भी ऐसा। लेकिन ये आपका कहना दुरुस्त है कि वहां पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर वहां स्थिति खराब होगी इंटरनल, तो नुकसान हमें होगा। वो हम वी आर श्योर, हमारी गवर्नमेंट है, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, पर जब जब मुश्किल आती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। Yeah. देखिए आप सबने देखा है कि कारगिल हुआ, सब इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से होता है। बांग्लादेश लड़ाई हुई तो हमारे जो नागा इंसर्जेंट थे उन्होंने भी बोला पहले आप ये कर लो फिर हम आपसे भुगतेंगे। तो ऐसा हो जाता है। सो दैट इज Yeah. देयर। Yeah, then there's another question, sir. Why India, China don't cooperate in Siliguri corridor? There can be trade route from Calcutta, Lhasa, which will revive West Bengal's economy and give sea access to landlocked Tibet, New Silk Corridor. Obviously, this देखिए is a motivated. Yeah, ये please, sir. बड़ा अच्छा आप बात करते हैं, लेकिन इससे हमें फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक और है जो कि पहले बोला गया था, BBIN कॉरिडोर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल से होकर एक कॉरिडोर बनाया जाए जो कि म्यांमार में जाए और वो BMIC से मिल जाए, जिसको कि बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, चाइना कॉरिडोर। हमने ये रियलाइज किया कि इसमें ट्रेड का फ्लो कहां से कहां होगा। सारा का सारा फ्लो चाइना से अंदर आएगा, बाहर जाने का सामान नहीं है। तो इससे हमारा फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ फायदा होगा चाइना का। इसीलिए हम कोई बहुत कीन नहीं है। हम किसी भी चीज में अगर चीन को जोड़ लेंगे, चीन तो चाहता ही है कि भूटान में घुस जाओ, नेपाल में घुस जाओ, बांग्लादेश में घुस जाओ।
और घुसने के बाद इंडिया को आउट कर दो, इंडिया को टॉलरेट नहीं करेगा वो। तो इसलिए हमारे लिए, अब देखिए जैसे भूटान में चीन ने फ्री दे रखे हैं वाइबो, वीचैट, तो उनके कम्युनिकेशन पे कब्जा कर लिया एक तरह से। नेपाल में भी एक गेम खेल रहे हैं, तो ये तो कोई हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो चीन ऐसा शायद चाहता भी नहीं है, हम करने भी नहीं देंगे, मेरे ख्याल से करने भी नहीं देना या चाहिए, क्योंकि हमको अपने इंटरेस्ट गार्ड करने। ये ना, ये चीजें क्या इसमें होता है कि चीन लिखवाता है, चीन क्या करता है आप मानेंगे नहीं, मैं जानता हूं, मेरे को अच्छी तरह पता है। मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कुलीग थे, वो गुजर गए, उनकी डेथ हो गई अब तो। उनको नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को और एक दो और प्रोफेसर को नॉर्थ ईस्ट से लेके, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक दो बंदों को लेके चीन ले गए दिखाने के लिए, उनको घुमाया उधर खूब। जब वो वापस आए तो ब्रेन वॉश्ड, चीन जैसी तो कोई कंट्री नहीं है, क्या कमाल है। अब वो लोग पीएचडी की रिसर्च करा रहे हैं। तो चीन तो बहुत कुछ कर रहा है, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम ऐसा ना हो कि चीन को हमें टेक ओवर करने दे, वो नहीं हो सकता, वो करना भी नहीं देना। वी हैव टू बी केयरफुल। in any case, this entire route, there's nothing in it for us. हमें क्या लेना देना है, चीन कहीं कुछ भी करे, right? There's no question. Okay. There's questions so similar to what had come earlier, but we'll still go over it. The area of Chumbi Valley is like a cul-de-sac. Can't intruding Chinese be outflanked and ambushed? It looks like a natural trap. यही पहले भी उन्होंने हमने बताया. डिस्कस किया है कि बिल्कुल Uh, ऊपर से आप काट सकते हैं उसको, चाहे yeah. पॉसिबल है। So, yeah. So देखिए ऊपर में भी ना क्या है कि बहुत सारा एरिया ग्लेशिएटेड है, जो कि उधर ना एक केटीपी है, कंकरला टंकरला फुमकरला, तो क्या है वहां पर ग्लेशिएटेड एरियाज हैं, तो कम्युनिकेशन एक नैरो फनल से निकलता है, और वो हमारी स्ट्राइकिंग रेंज में है, तो हम कर सकते हैं, बोल्ड होना पड़ेगा। yeah. Right. So Damien Dihon again. Sorry, General KJ Singh. Sorry, but even in emergency, do you think Bangladesh will not fight back? Look, before he answers, let me tell you, we don't want to fight with Bangladesh. Bangladesh से लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है मेरी तरफ से. There are all बिल्कुल सही। diplomatic solutions. There's no point in right. यस। Last. Yeah, this is something which we spoke. Tribal Naga, can't India make Manipur, Mizoram, and Nagaland economically capable enough to absorb infiltration from Myanmar without straining the resources of this very poor state? So, all yours, if you can, देखिए Brother हमने India. बहुत सारी पॉलिसी लगाई है, हमने बोला लुक ईस्ट, थिंक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, हमने कोशिश की है। लेकिन एक तो क्या है कि जब आप ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करते हैं ना, तो वहां की एक फिलॉसफी है लाहे लाहे, चीजें स्लो होती हैं, वहां करप्शन बहुत है, बहुत करप्शन है। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में तो उतना करप्शन है ही नहीं जितना उधर है, और उसका बहुत सारा पैसा इंसर्जेंट ले जाते हैं उसको, एक्सटॉर्शन की तरह से, टैक्स बोलते हैं उसको वो। तो प्रॉब्लम बहुत है वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपका जो विचार है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना के चैलेंजेस है। कोशिश हम कर रहे हैं, जैसे कि अभी जो मणिपुर की प्रॉब्लम है उसमें पार्शियली ये भी है कि वहां पे पाम की खेती करने का विचार आया, तो वहां पे गोडरेज एग्रोवेट को एक एमओयू हुआ। अब पाम के जो पेड़ लगते हैं पाम ऑयल के लिए, उन पेड़ों के ऊपर जगह, बीच में जगह होनी चाहिए। वो जगह कहाँ पर है? हिल्स में है। उन लैंड्स की ओनरशिप किसके पास है? कुकीज के पास है। अब क्या ये ऐसे नहीं हो सकता विन विन, कि भाई आप पॉपी मत उगाओ, पाम उगा लो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, इसकी जो प्रॉफिट है वो गोडरेज नहीं खाएगा, ज्यादातर आप खाओगे, गोडरेज को भी मलाई मिलेगी। वो नहीं होता। क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन है वो कहता है गोडरेज मलाई खाओ, मेरे इलेक्शन फंड में पैसा दो,
तुम भी थोड़ा पैसा और लोगों बना को ले, तुम छत डाल लेना अपने घर पे। ना ना, अब का इंडियन ऐसे नहीं मानता। अब का ये सोचना पड़ेगा कि फार्मर को एसयूवी होगी, फार्मर का बढ़िया घर होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे और गोदरेज में पैसा बनाएंगे। मतलब प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। वैसे ही हमारी कंट्री में आप देखो कि इनकम की कितनी डिस्पैरिटी है। तो ये चीजें हमको मॉडल ऐसे बनाने पड़ेंगे, विन विन मॉडल। या मेरा ये विचार। आई मे बी रॉन्ग। या एंड जैसे इन्होंने बताया, आप नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र का कल्चर अलग है, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र का कल्चर बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर आप वहां जाके रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कल्चर का फर्क क्या है। ट्राइबल कल्चर भी फर्क है इन नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र और साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र में, राइट? सो ये इट्स मोर ऑफ अ सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम विच इंडियन गवर्नमेंट हैज टू टेक a different view. Okay. Uh, yeah, there's a question from Urmila Sethi. We'll take this to the last question, sir. Why don't we trade with Sylhet with Bangladesh through Sylhet with Bangladesh after 1971? It was Buddhist and we could get access to Northeast through Bay of Bengal. ये तो पूरा हमने बताया, यही तो कोशिश है. So I don't see anything. The whole idea is to open the Dakota corridor. The moment you do that, everything is through. Right? देखिए, आप वहां की ना, जैसे जनशंकर भी बता रहे थे, प्रॉब्लम तो हमारी कंट्री में ना डाइवर्सिटी ऐसी है कि असम में ही देख लो आप, अपर असम, लोअर असम, बड़क South वैली Assam. में, उस वैली में जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं, और दूसरी वैली में लोग ब्रह्मपुत्र में असमीज बोलते हैं। असम ऐसे बोलते अब वो हैं. कहते हैं कि ये लोग जो है ये सिलेट से आए हुए हैं, ये लोग जो है ये वो हैं। तो कई चैलेंजेस बहुत हैं। No. बहुत, एंड नॉट ओनली दैट, ये साउथ असम आप चले जाइए, वहाँ बंगाली इज द मेन लैंग्वेज. उसके बाद आप कंप्लीट दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कंप्लीट मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं. एंड दिस मेजोरिटी मुस्लिम, करीमगंज एंड हाइलाकंडी आर जस्ट नेक्स्ट टू मिजोरम. यस, इट इज अबेटिंग मिजोरम, राइट? एंड दे आर नॉट रोहिंग्यास, दे आर नॉट फ्रॉम समवेयर, वो वहीं के हैं, वही राइट? क्या। उसके अलावा वो और वहाँ ट्राइब्स भी हैं. वहाँ का ट्राइब्स कौन है? दिमासा है, ये कुकी हैं, आपके मेती भी हैं, सब कुछ है हमारे. जो इट्स लाइक अ वोवन, इंटरवोवन बेडशीट. आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. ये मणिपुर में भी वही प्रॉब्लम है, दे आर इंटरवोवन विद ईच अदर. आप उसको अलग नहीं कर सकते हो यार. अलग रखने से कुछ ये ही है. आई मीन इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. इट डजंट हैपन. I think so. We've gone through all the questions and we've had a very interesting kind of a discussion. I must thank you for putting all these issues across. अच्छी तरीके से आपने हर चीज के बारे में बताया है, राइट, विस्तार में. जो लोगों को पता नहीं उसके बारे में, उसका पोटेंशियल के बारे में भी नहीं पता, उसका प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता नहीं, उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बारे में सब हम घूमते रहते हैं, right? And if we handle this intelligently, I don't think China will ever have the thing to come there. And a last point I want to tell, I've had about 3 tenures there. My first time I gaya tha, I was a GPO. The last time I served there, I was a commanding officer. वहाँ के लोग completely national हैं. They're 100% Indian nationals with complete nationalistic and patriotic ideas. So we should never think that they are anyone anti this thing. I think with this, all I would like to say, sir, thank you once again. You would like थैंक to यू। say a final thing before we close off? You're welcome. I'll only say that go visit these places, go there as a tourist, try and look at their economy, be part of it. There's a beautiful hilsa fish which you get there, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी और उधर मिलेगी। वहाँ की बहुत बढ़िया एक मिठाई होती है खिरदोई, प्रणब दादा भी उधर के इलाके के थे। और जैसे साहब बता रहे थे कि एजुकेशन के हब है, बड़ी अच्छी बियर भी बनती है, चाय भी बहुत, हम तो खरीद ही नहीं पाते वो चाय। मैं जब कोर कमांडर था तो मुझे मेरे एक दोस्त बन गए थे, राजा राजा उनका नाम था, तो वो छोटे छोटे पैकेट मुझे भेजते थे। तो मैंने उनको पूछा एक दिन, मैंने कहा यार इसकी कीमत क्या होती है? वो कहते आप सोचो भी मत, ये इंडिया में हम बेचते भी नहीं है, आपको दे रहे क्यों, आप कोर कमांडर हो। तो ऐसी मतलब चीजें हैं वहाँ की,
ब्यूटीफुल जगह है, तो जाओ कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बहुत बढ़िया बढ़िया। और भूटान जाइए और नाथुला, इन इलाकों में घूमिए। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जाइए। तो ये भी एक जुड़ाव है, हमको जुड़ना चाहिए इनके साथ। सो थैंक यू, वेरी गुड, आई फेल्ट नाइस। एंड Shankar, you've always given me very nice topics to speak on. So Oh, thanks a lot, sir. Welcome. And my last request to everyone, please subscribe to Gunner Shot and join us as please like, members. सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, एंड Yeah, सोशल मीडिया पे डालिए। yeah, और एक yeah. जो लास्ट Right. चीज है वो ये है कि आज के बाद आप सब एक स्ट्रेटेजिक एम्बेसडर। तो लोग जब ऐसी बातें करें ना जो भड़काऊ टाइप की होती हैं, जो इस तरह की, तो आप उनको थोड़ा सेंस दो कि यार ऐसा नहीं है, Yeah. लेट अस थिंक कूलली। हर Be एक चीज का together. हल, हाँ, ऐसे नहीं है। Yeah. Right. Thank you, sir, and थैंक good evening and Jai Hind. जय हिंद।